एक मिनट। ओके, फिर से स्टार्ट कर देती हूँ। तो जैसा मैंने बताया कि कल मैंने एरे पढ़ाया था, कल का टॉपिक था एरे। और कल मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सा टॉपिक अभी तक मैं क्लियर कर चुकी हूँ। बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा चुके हैं आपको, 12 क्लासेस आई थिंक हो चुकी हैं। ये हमारी 13th क्लास है। इस क्लास के बाद आई होप कि अब बेसिक का जो सेशन था वो खत्म हो जाएगा। जब पूरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी फिर भी मैं एक दो क्लासेस लूंगी जिसमें कि जो भी टॉपिक्स मुझसे छूट जाएंगे वो मैं सारे क्लियर कर दूंगी। तो अभी के लिए मैं देखती हूँ, वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ वैसे तो कि रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दे दूँ, क्योंकि कुछ क्लासेस, क्योंकि वो ज़्यादा आई थिंक सही रहेगा। कुछ क्लासेस मैं ऑनलाइन भी ले लूँगी, कुछ रिकॉर्डेड भी दे दूँगी जिस दिन मैं नहीं रही उस दिन। अब वैसे तो अभी ऐसा कुछ नहीं होना है कि नहीं रहेंगे, लेकिन स्टिल। तो कल हमने वन डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरे जो है बताया हुआ था आप लोगों को। उसके ऊपर सारे लिखे हुए हैं, नोट्स भी मैंने कराया था, प्रॉपर एग्जाम्पल भी लिखवाया था। और एक मिनट, बैटरी लो है। ओके, तो ओके, अभी देखो, क्या आप लोग जो भी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स क्लास करते हैं, आप लोग दोबारा ये वीडियोस देखते हो? दोबारा ये वीडियोस आप लोग देखते हो कभी? आप लोग दोबारा ये वीडियोस देखते हो पैनल से जो हम लोग अपलोड करते हैं, वहां से दोबारा वीडियोस देखते हो कभी? रिवीजन के लिए देखते हैं कभी कभी। लेट अपलोड हुआ आज। आज लेट अपलोड नहीं हुआ, कब से अपलोड है? रोज देखते हैं, वेरी गुड साकेत। हम्म, क्लास नहीं ले पाते तो देखते हैं। ठीक है, तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स। कितने तरीके के मेथड्स होते हैं? वैसे तो मेथड्स की जहां तक हम बात करते हैं, मेथड्स होते क्या है? तो अगर आप बात करोगे, बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अगर हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगता है वो है मेथड्स। अगर आपको मेथड बनाने का कॉन्सेप्ट क्लियर है, देखो प्रोग्राम में है ही क्या। प्रोग्राम में आपको सबसे फर्स्ट तो आपको ये सोचना है कि हमें कौन सा प्रोग्राम, कौन सा टास्क बनाना है, कितने इनपुट्स लेने हैं, क्या करना है। उसके हिसाब से आपको एक स्ट्रक्चर बना लेना है, एक अपने दिमाग में एक इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखे जाएंगे ये बना लेना है, और आपको कोड लिख देना है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं कि आपको ये सोचना पड़ता है कहाँ कंडीशन लगाएं, कहाँ लूप लगाएं, ज्यादा कहाँ पे, जहाँ पे डेटा स्टोर करना है वहाँ कहाँ एरे बनाएं, किस टाइप का एरे बनाएं। ये सारी चीजें आपको खुद सोचनी पड़ेंगी अगर आपने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं तो। अब हम बात करते हैं अगर मेथड्स की। अभी तक हमने आपको एक मेथड पढ़ाया जो कि था मेन मेथड। इसमें हम लोग बार बार कोडिंग करते थे और लिखते थे। मेथड्स होते क्या हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जिसे हम लिख के छोड़ देते हैं। मेथड होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड जिसे हम लिख के छोड़ देते हैं, और जहां कहीं भी उस कोड की जरूरत है, जहां कहीं भी उस कोड की जरूरत है, तो हमने उस पूरे कोड को एक नाम दिया हुआ है, हम उस नाम से उसको कॉल कर सकते हैं। मैंने पिछली कई क्लासेस में भी आपको ये मेथड का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था मेथड की कॉलिंग। स्टैटिक मेथड बनाएंगे, स्टैटिक कीवर्ड लगा देंगे तब क्या होगा ये भी बताया था। स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाएंगे और कॉल करेंगे तब क्या होगा, हमने ये भी बताया था। मेथड होता क्या है? मेनली मेथड कुछ लाइंस का कलेक्शन है, ऐसा समझ लो। मेथड इज द कलेक्शन ऑफ कोड्स। मेथड इज द कलेक्शन ऑफ कोड दैट इज यूज टू दैट इज यूज टू दैट इज यूज टू एक सेकेंड, स्केच मत करना प्लीज। That is used to perform used to perform a special task। कोई भी स्पेशल टास्क। मैं कह रही हूँ कि आप 2 नंबर को ऐड करने का एक मेथड बना दो। मैं कहूँ कि आप जो परसेंटेज फाइंड आउट करने का एक मेथड बना दो। मैं कहूँगी किसी भी तरीके का आप मेथड बना सकते हो। अब मेथड अगर आप बना रहे हो, इसका इसका नीड क्या है, जरूरत क्या है, इसका यूज क्या है, इसका यूज टू क्रिएट मेथड, यूज ऑफ मेथड्स ऐसे हम लिख सकते हैं। क्या इसकी जरूरत है? तो ये हमारे कोड रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है। ये हमारे कोड रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है। कोड रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है। यूज्ड फॉर कोड रीयूजेबिलिटी मतलब एक बार
एक बार कोड लिखो, उसका एक नाम दे दो, जहां जहां उसकी जरूरत है आप उसे एक बार नहीं 10 बार कॉल कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं किसका, कोड रीयूजेबिलिटी का, मेथड्स का। और मेथड बनाते कैसे हैं वो आपको समझना पड़ेगा। देखो वैसे तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मेथड की, टाइप्स ऑफ मेथड की, तो मेथड दो तरीके का होता है। इसको थोड़ा और डिस्क्राइब कर देते हैं कि मेथड is used to method is used to perform a task. It contains a code whenever we need it we need it we need it we just need to call the method call the method call the method call the method. We do not need to write same code again and again, सेम कोड अगेन एंड अगेन। हमें बार बार सेम कोड लिखना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम एक मेथड बना दें, उसमें कुछ कोड्स को रख दें, और जब भी हमें उसकी ज़रूरत हो हम उसे कॉल करें और यूज़ करें। ये नॉर्मल हमारा कॉन्सेप्ट है किसका, मेथड का। तो ऐसे हम मेथड्स को बनाते हैं, यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ मेथड कितने तरीके के होते हैं, तो हम कहेंगे 2 टाइप्स ऑफ मेथड, मेनली 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं, जिनमें पहला हमारा मेथड है जिसे हम कहते हैं प्री डिफाइंड मेथड्स। पहला हमारा मेथड है जिसे हम कहते हैं प्री डिफाइंड मेथड्स, और दूसरा हमारा मेथड है जिसे हम कहते हैं यूजर डिफाइंड मेथड्स। अब प्री डिफाइंड मेथड्स की अगर आप बात करोगे तो बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे अभी आप मेथड्स का यूज़ करते हो ना, जैसे आप अभी प्रिंट का यूज़ करते हो, आप प्रिंट का यूज़ करते हो, आप नेक्स्ट इंट का यूज़ करते हो, आप नेक्स्ट फ्लोट का यूज़ करते हो। ये कुछ नॉर्मल जो हम अभी अपने सारे प्रोग्राम्स में यूज़ कर रहे हैं, ये कुछ मेथड्स हैं जिनको क्या आपने बनाया है, इसको आपने नहीं बनाया। क्या आपने कोड लिखा है कि प्रिंट जहाँ पे लिखोगे वहाँ पे मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा? क्या आपने ऐसा लिखा है कि नेक्स्ट इंट लिखोगे तो वो वैल्यू आपसे रन टाइम पे इनपुट कराएगा और उसे वेरिएबल में सेव कराएगा? नहीं, इसका कोड आपने नहीं लिखा है। इसका कोड पहले से लाइब्रेरी में सेव है। जब भी हमें इसकी ज़रूरत होती है हम इसे बस कॉल कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि जावा की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे तो जावा में कोई भी मेथड ऐसे ही बाहर नहीं लिख दिया जाता है। हर मेथड क्लास के अंदर होता है, तो हमें पहले क्लास को कॉल करना पड़ता है, फिर हम मेथड को कॉल करते हैं। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे या ऐसे करके हम उसको कॉल करते हैं। अब आप मेरी बात समझिएगा कि जब भी हम लोग प्री डिफाइंड मेथड तो आप छोड़ दो, क्योंकि प्री डिफाइंड मेथड तो हम जानते हैं कैसा होता है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के हम मेथड को कॉल कर लेते हैं, वही प्री डिफाइंड मेथड है। अब आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड किस लिए यूज किया जाता है, हम यूज कर लेंगे। अभी हम बात करने जा रहे हैं यूजर डिफाइंड मेथड, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं यूडीएफ। जितनी भी जावा में आप जितना भी बना बनाया कोड देख रहे हो, वो सारे तरीके के कोड्स आप खुद से लिख सकते हो, आपको बस तरीका पता होना चाहिए। तो हम अभी बात करने जा रहे हैं यूडीएफ का, कि यूजर डिफाइन अगर हमें फंक्शन बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, उसका सिंटैक्स क्या होगा, किस तरीके से हम लिखेंगे उसको, और साथ ही साथ ये भी होगा कि कितने तरीके से फंक्शंस बनाए जाते हैं। तो अगर हम यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करते हैं तो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले यूजर डिफाइंड फंक्शन इज अ फंक्शन created by user if developer या user या कुछ भी कह सकते हैं हम उसको, if user wants to save a line of code for future use then he can create a method। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ लाइंस को लिख के रखूं और बाद में हमें उनकी जब भी ज़रूरत है हम उसे कॉल कर लें, यूज़ कर लें, तो हम इसी को कहते हैं यूज़र डिफाइंड मेथड। अब यूज़र डिफाइंड मेथड की अगर आप बात करोगे तो कई तरीके के होते हैं।
स्टैटिक मेथड होते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड होते हैं, अबस्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, तो कई तरीके के मेथड्स होते हैं। एक और होता है जिसे हम फैक्ट्री मेथड्स कहते हैं, वो कुछ खास नहीं है। तो मेनली होता है स्टैटिक मेथड, एक होता है नॉन स्टैटिक मेथड जिसे हम रेगुलर मेथड कहते हैं, और एक होता है अबस्ट्रैक्ट मेथड। तो स्टैटिक, नॉन स्टैटिक और अबस्ट्रैक्ट आप कह सकते हो इन 3 टाइप के मेथड्स हैं। लेकिन हमें अगर कोई भी मेथड बनाना है तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा सिंटैक्स ऑफ मेथड। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा सिंटैक्स ऑफ मेथड, कि अगर आपको, आप कह सकते हो यूजर डिफाइन फंक्शन, या अगर कोई आपको बनाना है तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, कैसे बनाओगे। अब स्टैटिक बनाना, नॉन स्टैटिक बनाना, अब्स्ट्रैक्ट बनाना तो छोटी बात है, वो तो बस कीवर्ड लगाने की देर है और आप स्टैटिक बना लोगे, अब्स्ट्रैक्ट बना लोगे, वो सब तो ठीक है। लेकिन पहले सिंटैक्स क्या है, हम कितने तरीके का सिंटैक्स लिख के और यूडीएफ बना सकते हैं। तो सिंटैक्स इसका होता है, सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न टाइप, उसके बाद हम लिखते हैं मेथड का नाम, उसके बाद हम देते हैं पैरेंथेसिस, यहाँ पे हम देते हैं पैरामीटर लिस्ट, यहाँ पे हम देते हैं पैरामीटर लिस्ट, और उसके बाद हम लगाते हैं ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स, मल्टीपल स्टेटमेंट्स, 1 लाइन, 2 लाइन, 10 लाइन, 50 लाइन, जितनी भी लाइन्स लिखना हो। नॉर्मली अगर आप कोई भी वर्ड अपनी कहीं पे भी प्रोग्रामिंग में लिखते हो, जैसे अगर मैं कहीं पे भी प्रोग्रामिंग में लिख दूं ए, बिना किसी सिंगल कोट्स के, डबल कोट्स के, कुछ भी, तो ये कंपाइलर हमारा कंपाइल करते वक्त इस ए को क्या समझेगा। अगर प्रोग्रामिंग में हम कहीं पर भी लिख दे ए, तो ये इस ए को क्या समझेगा, इस ए को समझेगा कि ये जो ए नाम है, सबसे पहले ये देखेगा कि क्या ये ए कोई कीवर्ड है, कीवर्ड तो है नहीं, तो फिर ये सोचेगा कि अच्छा ठीक है, ये कोई वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल भी नहीं है तो हो सकता है कि ये कोई कांस्टेंट हो। अगर हम कहीं प्रोग्रामिंग में लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं इंट, नॉर्मल वर्ड, तो भी ये सर्च करता है कि क्या ये कीवर्ड है, हाँ ये कीवर्ड है, तो फिर इसको कीवर्ड की तरह ट्रीट करेगा। अगर कीवर्ड नहीं है तो वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल नहीं है तो मेथड हो सकता है। अगर हम कहीं पे भी प्रोग्रामिंग में ऐसे लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड में कोई भी अगर हम लाइन ऐसे लिखते हैं, वो उसे क्या समझता है, कंपाइलर क्या समझता है, इसे नॉर्मल स्ट्रिंग मैसेज समझता है। अगर हम कहीं पे भी प्रोग्रामिंग में एक नॉर्मल कोई भी वर्ड लिख दें, मैं लिख दूं टेक फाइल और इसके बाद में पैरेंथेसिस लगा दूं, तो ये हमारा कंपाइलर इसको क्या समझेगा, मेथड समझेगा। अगर आप नॉर्मली कहीं पर भी यहाँ पे आप कहोगे कि इसे ये नॉर्मल मैसेज समझेगा, स्ट्रिंग मैसेज, इसको क्या समझेगा, मेथड समझेगा। तो नॉर्मल आप किसी भी वर्ड को लिखने के बाद उसके बाद पैरेंथेसिस जो लगा देते हो, ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं, वो बन गया एक मेथड। पहले चेक करेगा क्या ये एक प्री डिफाइंड मेथड है, और अगर प्री डिफाइंड नहीं है तो चेक करेगा क्या ये एक यूजर डिफाइंड मेथड है। एक मिनट देना आप लोग। ठीक है, तो ओके सुनना, तो ये इसको क्या समझेगा, इसे मेथड समझेगा। बात समझ आई आपको। तो नॉर्मली हमें पहले ये जानना होता है कि हम कैसे लिखेंगे। नॉर्मल आप कोई भी वर्ड लिख दोगे, उसके बाद आप पैरेंथेसिस लगा दोगे, तो इसे हमारा कंपाइलर क्या समझेगा, एक मेथड समझेगा। ठीक है, अब हम मेथड बनाएंगे कैसे। जैसे मान लो मेथड का फायदा क्या है, मेथड का फायदा ये है कि आप एक बार जो है एक बार आप प्रोग्राम लिखिए, बार बार जहां भी आपको नीड है आप उसे कॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया, हमें करना क्या है।
तो हमें क्या करना है कि मेथड बनाने सीखना है कि हम कैसे मेथड बनाएंगे। फिर हम देखेंगे कि स्टैटिक क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, नॉर्मल मेथड क्या होते हैं। तो मेथड की अगर आप यूजर डिफाइंड मेथड की अगर आप बात करेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन या मेथड, यूजर डिफाइंड फंक्शन की अगर आप बात करेंगे तो ये कई तरीके के होते हैं, जैसा मैंने बताया स्टैटिक मेथड, अब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉर्मल रेगुलर मेथड, लेकिन सब में बनाने के कई तरीके हैं। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ मेथड के आधार पे इसे हम कई तरीके में डिफाइन कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले होता है रिटर्न टाइप। सबसे पहले होता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप के बाद आता है मेथड का नाम, और मेथड के नाम के बाद आता है पैरामीटर की लिस्ट। अब अगर आप बात करो स्ट्रक्चर ऑफ मेथड, डिपेंड based on the structure of user defined function is divided sorry function is divided into 4 parts। मतलब आप 4 तरीके से फंक्शन बना सकते हो। 4 तरीके से नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हो, 4 तरीके से आप जो है स्टैटिक मेथड भी बना सकते हो, और 4 तरीके से आप अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हो। मतलब कोई भी मेथड हो लेकिन उसे आप 4 तरीके से बना सकते हो। कैसे? तो सबसे पहला है हमारा कि जिसे हम कहते हैं नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर। एक ऐसा मेथड जिसमें रिटर्न टाइप भी नहीं है और पैरामीटर भी नहीं है। दूसरा जो है उसे हम कहते हैं रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है उसे हम कहते हैं नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। और चौथा जो टाइप है उसे हम कहते हैं रिटर्न टाइप भी है और पैरामीटर भी है। तो 2 चीजें हैं यहाँ पे, एक है रिटर्न टाइप, दूसरा है पैरामीटर। उसी के आधार पे जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हुई एक मेथड को बनाने की, वो 4 तरीके की हो गई। अब अगर हम बात करें कि ये रिटर्न टाइप और पैरामीटर और ये सब चीजें हैं क्या, तो हम रिटर्न टाइप किसे कहते हैं, कुछ नॉर्मल से आपको पहले वर्ड्स क्लियर कराते हैं कि रिटर्न टाइप हम किसे कहते हैं। व्हाट इज रिटर्न टाइप? ये रिटर्न टाइप क्या होता है, मेथड का रिटर्न टाइप क्या होता है? तो रिटर्न टाइप 2 तरीके का होता है। नॉर्मल आप कह सकते हो कि रिटर्न टाइप इज अ डेटा टाइप। Return type is a data type. Every user defined function contains return type before the name of function। मतलब फंक्शन का नाम लिखने से पहले हमेशा आपको रिटर्न टाइप लगाना पड़ेगा। ये रिटर्न टाइप होता क्या है? रिटर्न टाइप may be void, may be either void or any other data type, any other fundamental data type, any other fundamental data type या normal data type भी लिख दो, any other data type। जैसे कि आप लिख सकते हो आपका रिटर्न टाइप हो सकता है int, आपका रिटर्न टाइप हो सकता है फ्लोट, रिटर्न टाइप हो सकता है डबल, आपका रिटर्न टाइप हो सकता है बूलियन, आपका रिटर्न टाइप हो सकता है स्ट्रिंग। तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो रिटर्न टाइप डिफाइंस what value a function will return after the execution। इसे हम कहते हैं रिटर्न टाइप। एक फंक्शन अगर हम बनाएं कि 2 नंबर को जोड़ने का, मैंने कहा कि भाई एक काम करो आप कि 2 नंबर को ऐड करने का एक कोड लिख के आप संभाल के रख लो, हो सकता है इसकी आगे कहीं जरूरत पड़ जाए आपके प्रोग्राम में, आपके कोड में। तो आपने कहा ठीक है, हम उसके लिए एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लेते हैं। तो उसमें रिटर्न टाइप आप क्या लगा सकते हो? कई रिटर्न टाइप आप लगा सकते हो। जैसे पहला, आप अगर कोई भी मेथड आप बनाने जाओ तो पहला रिटर्न टाइप का मतलब समझना, नाम से पहले जो लगेगा उसी को रिटर्न टाइप कहेंगे। पहला रिटर्न टाइप आप लगा सकते हो void और फंक्शन का नाम, जैसे मान लो हमने फंक्शन का नाम दे दिया ऐड नंबर। और दूसरा रिटर्न टाइप आप बना सकते हो
दूसरा रिटर्न टाइप आप बना सकते हो void के अलावा कोई भी दूसरा डेटा टाइप, जैसे int add number, ये भी एक तरीके का फंक्शन हो गया। नेक्स्ट आप बना सकते हो कोई किसी भी तरीके का बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आप बना सकते हो डबल और ऐड नंबर, ये भी एक मेथड हो गया। आप बना सकते हो बुलियन और ऐड नंबर, ये भी एक तरीके का मेथड हो गया। तो रिटर्न टाइप सबको समझ आ गई क्या लगा सकते हैं, इसका क्या फर्क पड़ेगा वो अभी आपको समझ आ जाएगा। अभी ये समझ आ गया कि कितने हम लगा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फंक्शन के नाम से पहले, समझ आया? ठीक है, तो ओके, समझ आ गया सबको? रिप्लाई डिफिनीशन क्लियर कर दीजिए, समझ आया? ओके, डिफिनीशन क्लियर कर दूं। देखो डिफिनीशन ये कह रहा है कि डिफिनीशन ये कह रहा है रिटर्न टाइप इज अ डेटा टाइप। रिटर्न टाइप मतलब ये जो हम यहाँ लिख रहे हैं ये एक नॉर्मल डेटा टाइप है, void भी एक डेटा टाइप है। सो एवरी यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ ए एड नंबर, ये लिख सकते हैं हम ए एड नंबर? नहीं, ए एड नंबर नहीं लिख सकते हो आप यहाँ पे जो भी लगाओगे वो एक डेटा टाइप ही होगा। ए एड नंबर कोई बात नहीं हुई, तो यहाँ पे एक डेटा टाइप होगा, चाहे वो डेटा टाइप कोई भी हो, ये मेरे कहने का मतलब था। दूसरा क्या है कि एवरी यूजर डिफाइंड फंक्शन कंटेन्स रिटर्न टाइप बिफोर द नेम ऑफ फंक्शन। तो हर एक फंक्शन बनाने के पहले आपको रिटर्न टाइप जरूर देना पड़ेगा, मतलब कोई भी फंक्शन आप ऐसा नहीं बना सकते जिसमें रिटर्न टाइप ना हो। जैसे ये फंक्शन हो गया और आपने ऐसे बना दिया, गलत है ये, ऐसे कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है, नॉर्मल फंक्शंस नहीं बनाए जाते। तो ये हर एक फंक्शन के पहले डेटा टाइप जरूर आएगा, कि तो इंट आ जाए, void आ जाए, कुछ और आ जाए, लेकिन ये जरूर आएगा। अब हमने लिखा हुआ है कि रिटर्न टाइप की तो void हो सकता है या दूसरा डेटा टाइप हो सकता है, और रिटर्न टाइप ये बताता है कि आपका फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, ये इसका क्या मतलब है वो अभी आप समझ जाएंगे। जैसे मैं अगर लिखूं कि मैं लिखूं कि void add number, या यहाँ पे लिखी हुई हूं मैं, इसी में लिख देती हूँ void add number, इसका मतलब है कि this method will return no value। that means जब भी void लग जाए इसका मतलब है कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। that means in this function we will not use a return keyword, बात समझिएगा। जैसे मैं एक मेथड बनाऊं, मेरी बात समझिएगा आप और फिर समझिएगा। हमने लिखा नोटपैड, और मैं आपको मेथड बना के दिखाती हूँ, फिर उसके बाद आपको ये चारों टाइप के मेथड समझना बहुत जरूरी है। जो ये मेथड समझ जाएगा आप समझेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको बहुत सही से समझ आएगी, क्योंकि कंस्ट्रक्टर, नेक्स्ट आप पॉलीमॉर्फिज्म, नेक्स्ट आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने जाएंगे ना, वहाँ पे सब मेथड का खेल है। तो आपको पहले ये समझना ही पड़ेगा टाइप्स ऑफ मेथड, नहीं तो आपको चीज़ें सब क्लियर नहीं हो पाएंगी। मान लो हम एक क्लास बनाते हैं UDF नाम का, और इसी क्लास के अंदर सबसे पहले मैंने इसको सेव करती हूँ udf.java नाम से। अब मैं एक मेन फंक्शन तो होना जरूरी है, मेन फंक्शन नहीं होगा तो कोड रन नहीं होगा। तो पहले मैं एक मेन फंक्शन बना के रख लेती हूँ, और ज़रूरी नहीं है ये मेन फंक्शन आप बाद में भी बना सकते हो, पहले भी बना सकते हो। तो ये एक मेन फंक्शन है। मैं अपना एक और फंक्शन बनाना चाहती हूँ, और UDF का मतलब है यूजर डिफाइंड फंक्शन, टू ऐड टू इंटीजर नंबर्स। एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने जा रहे हैं जो क्या करेगा, 2 नंबर को ऐड करेगा। तो 2 नंबर को ऐड करेगा तो हम एक फंक्शन ऐसे बना सकते हैं void, जैसे मेन फंक्शन है void करके, वैसे ही हम इसको भी बना सकते हैं void, और फंक्शन का नाम हमने लिख दिया add num। फंक्शन का नाम हम कुछ ऐसा ही देते हैं जिससे उसका मतलब समझ में आ जाए, तो हम दे देते हैं add num, और अब पैरेंथेसिस बना दिया, ये ब्रैकेट बना दिया, ये बन गया फंक्शन।
अब अगर मैंने कहा कि अगर आपने void लिखा है तो आप इस फंक्शन में रिटर्न नाम के कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। रिटर्न नाम के कीवर्ड का यूज, हाँ फंक्शन को ही मेथड बोलते हैं फरहान, फंक्शन को ही मेथड बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जब हम बात करते हैं ना तो हम फंक्शन को ही मेथड कहते हैं, जब ऑब्जेक्ट्स क्या कॉन्सेप्ट आ जाता है तो उसको। तो आप लोग अब बताइएगा, अगर मैंने लिखा void add num, इस फंक्शन को हमने बनाया क्यों था? 2 नंबर को ऐड करने के लिए। चलो हम 2 नंबर बना लेते हैं, a इक्वल्स टू 20, b इक्वल्स टू 50। मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे हमने लिख दिया a प्लस b। लेकिन एक बात आप याद ध्यान रखें, ये कोड आपका, ये फंक्शन आपका बिल्कुल सही है, लेकिन इस पूरे फंक्शन में कहीं पर भी रिटर्न कीवर्ड नहीं आएगा। आपने लिख दिया रिटर्न 0, ये फंक्शन आपका गलत हो गया, ठीक है, ये फंक्शन आपका गलत हो गया। void एक डेटा टाइप है जो कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता, इसको हम नल डेटा टाइप भी कहते हैं, इम्प्टी डेटा टाइप भी कहते हैं। तो अभी आप इस फंक्शन को, अब मुझे आप बात बताइएगा, क्या इस फंक्शन को हम यहाँ पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं? जिसने पहले के क्लासेस किए होंगे वो बता देगा, क्या इस एड नम को, जो एक नॉन स्टैटिक मेंबर है, हम यहाँ पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं? और कॉल नहीं कर सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा? कॉल कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ वेरी गुड। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। अरे भाई स्टैटिक बनाना पड़ेगा ताकि होल प्रोग्राम में कर, ठीक है, स्टैटिक हम नहीं बनाना चाहें, हाँ वेरी गुड। जैसे सकलेन ने बताया कि हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा नॉन स्टैटिक में अगर कर रहे हैं। इंपोर्टिंग स्कैनर क्लास, स्कैनर क्लास जो होती है वो यूजर से इनपुट कराने के लिए यूज की जाती है, किसी मेथड को जो है कॉल करने के लिए, एक्सेस करने के लिए यूज नहीं की जाती, ठीक है। तो जब हमें इस मेथड को, जो कि एक नॉन स्टैटिक मेथड है, इसे कहीं स्टैटिक मेथड में कॉल करना हो तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। जैसे यूडीएफ, ऐसे इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, u इक्वल्स टू न्यू यूडीएफ, ऐसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहले पुरानी वाली आप क्लासेस देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। और फिर कैसे कॉल करते हैं, तो u डॉट एड नम, फंक्शन का नाम लिख देते हैं, बस फंक्शन का नाम लिखते ही फंक्शन की कॉलिंग हो जाती है। तो अभी आप देखो, हमने फंक्शन को कॉल किया है, मैं इसे रन करा के आपको दिखाना चाहती हूँ। हमने रन कराया और हमने लिख दिया जावासी टूल है ये, और फंक्शन का नाम udf.java, रन कराया और ये गलत हो गया। कह रहा है अनएक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू, व्हाई आर यू रिटर्निंग 0? आप ये 0 क्यों रिटर्न कर रहे हो? अगर आपने यहाँ पे void लिख दिया, इसका मतलब पूरे फंक्शन में कहीं पर भी रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं किया जाएगा। अगर आपने यहाँ void लिख दिया, इसका मतलब है पूरे फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं किया जाएगा, मतलब ये फंक्शन आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, आप इसे कॉल करेंगे, अपने कोड को एग्जीक्यूट कराएगा, और जो कोड के अंदर आपने लिखा होगा वो होगा, मतलब 2 वेरिएबल बनेंगे और वो दोनों वेरिएबल प्लस होके प्रिंट हो जाएंगे। तो अभी ये फंक्शन आपका बिल्कुल सही है, लेकिन अगर जो आपने पहले लिखा था रिटर्न 0, ये गलत है। तो इसे हम कहते हैं void, जो मैंने यहाँ पे लिखा कि दिस मेथड विल रिटर्न नो वैल्यू, दैट मीन्स इन दिस फंक्शन वी विल नॉट यूज रिटर्न कीवर्ड, यू कैन नॉट यूज रिटर्न कीवर्ड व्हेन योर फंक्शन इज रिटर्निंग void डेटा टाइप, void वैल्यूज, क्लियर? तो ये है। अभी आप इसको रन कराओगे, कंपाइल करा लो, अभी ये बिल्कुल सही है, कंपाइल कराया सही है, फिर हमने रन कराया और सही है, देखो 70 आ गया। आप इसको जितनी बार कॉल कराओगे उतनी बार 70 आएगा। अभी आपने एक बार कॉल किया है, आप इसको 2 बार कॉल कर लो, 2 बार 70 आएगा, 3 बार कॉल करोगे 3 बार 70 आएगा, 4 बार कॉल करोगे 4 बार 70 आएगा। जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार फंक्शन का सेम कोड बार 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 एग्जीक्यूट होगा, चाहे उस फंक्शन में 1 लाइन का कोड हो, चाहे 10 लाइन का कोड हो, चाहे 50 लाइन का कोड हो, बार बार एग्जीक्यूट होगा। इसको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब फिर से इसको कंपाइल करा लो और फिर से इसे रन करा लो, ये 4 बार 70 प्रिंट कर रहा है, क्यों? क्योंकि आपने सेम फंक्शन को 4 बार कॉल किया है।
क्लियर है? void का यूज करेंगे तो क्या होगा? अब दूसरी बात करते हैं, int का यूज करेंगे तो क्या होगा? मैम स्ट्रिंग बफर पढ़ा दिया? नहीं, अभी नहीं पढ़ाया गया, कल पढ़ाएंगे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर। बताओ, इंट का यूज करेंगे तो क्या होगा? इंट का यूज करने का मतलब कि दिस फंक्शन विल कंटेन रिटर्न कीवर्ड and you can return any integer value from this function. You can return any integer value from this function. ठीक है? इस फंक्शन को ऐसे लिखने का क्या मतलब है कि दिस फंक्शन, अब बताओ इस फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड होगा कि नहीं होगा? void में तो आपने देख लिया कि रिटर्न कीवर्ड नहीं होगा। अगर डबल यहाँ पे लिखा हुआ है तो रिटर्न कीवर्ड होगा कि नहीं होगा? होगा। दिस फंक्शन will contain return keyword and you can return any double type value from this function. बात समझ आई? इसको लिखने का क्या मतलब है, आपको बात समझ आ गई? अगर यहीं पे मैं बूलियन लिख दूं तो बूलियन इस फंक्शन का क्या मतलब है कि दिस फंक्शन विल कंटेन रिटर्न कीवर्ड, इस फंक्शन में भी रिटर्न कीवर्ड होगा और साथ ही साथ देखो एंड यू कैन रिटर्न एनी बूलियन टाइप वैल्यू। बूलियन का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स, आप रिटर्न कर सकते हो रिटर्न के साथ। तो मेरी आप बात समझिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ void को हटा के लिख दिया int, मैंने यहाँ void को हटा के लिख दिया int, ये भी एक फंक्शन है और बिल्कुल सही फंक्शन है, कोई गलती नहीं है इसमें। और मैं फिर से कंपाइल करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये हमने लिख दिया int और हमने रन कराया, कह रहा है कि मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। भाई साहब, अगर आपने int लिखा है तो सीधा साधा मतलब यह है कि आपने int इसीलिए लिखा क्योंकि ये फंक्शन एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आप यहां से कोई भी लिखना पड़ेगा आपको, रिटर्न 0 ये भी सही है, रिटर्न 200 ये भी सही है, रिटर्न 20.0f ये सही नहीं है क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है और फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। आप लिख सकते हो रिटर्न 5000 ये भी सही है, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते रिटर्न हेलो, ये गलत है क्योंकि इंटीजर वैल्यू नहीं है ये। तो आप कोई भी वैल्यू रिटर्न करा सकते हो, जैसे a एक इंटीजर वैल्यू है आप रिटर्न करा सकते हो, b एक इंटीजर वैल्यू है आप रिटर्न करा सकते हो, a प्लस b भी एक इंटीजर वैल्यू होगा आप रिटर्न करा सकते हो, a माइनस b करोगे तब भी एक इंटीजर वैल्यू आएगी आप रिटर्न करा सकते हो। बात समझ आई? इंट लिखेंगे तब क्या होगा और इंट के अलावा void लिखेंगे तब क्या होगा। ये लिखने से क्या होगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी लिखने पे क्या होगा ये समझ आया सबको? रिप्लाई करेंगे सभी लोग। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है कि ठीक है, इस तरीके से ये फंक्शंस हमारे एग्जीक्यूट होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहला मतलब इसका ये है कि जब आप, जैसे आप रिटर्न के साथ कुछ भी लिख सकते हो, आप रिटर्न के साथ, हाँ अभी जैसे देखोगे ये सही है, फंक्शन बिल्कुल सही है, आप इसको रन कराओ और सही है, फिर आप रन कराओ 4 बार, वही 70 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम रिटर्न लिखेंगे तो फर्क क्या पड़ेगा, क्यों? अगर हम रिटर्न लिखेंगे तो फर्क क्या पड़ेगा? पहले आप इसको देख लेंगे एक बार, आपको सब समझ आ जाएगा कि रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है। रिटर्न टाइप का मतलब होता है, क्या पढ़ाया अभी तक आपको बता देते हैं। रिटर्न टाइप का मतलब होता है कि तो आप void लिख सकते हैं फंक्शन के पहले, या void को छोड़ के कोई भी दूसरा टाइप लिख सकते हैं फंक्शन के पहले।
वॉइड लिखोगे तो क्या होगा, वॉइड लिखोगे तो फंक्शन में रिटर्न नाम के कीवर्ड का यूज नहीं होगा, और अगर आप वॉइड को छोड़ के और कोई भी दूसरा डेटा टाइप लिखोगे तो फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड होगा, और रिटर्न कीवर्ड के साथ एक वैल्यू रिटर्न किया जाएगा जो उसी टाइप का होगा जो आपने फंक्शन के साथ लिखा था। क्लियर है सबको? तो यही मैंने बार बार यहाँ पे कई बार लिख के आपको समझाया है। अब इसको लिखने का मतलब क्या होता है? लिखने का मतलब ये होता है, आप कहोगे कि रिटर्न हम क्यों लिख रहे हैं? अगर हम 2 बार रिटर्न लिख दें तो क्या होगा? रिटर्न 0, एक लिखा हमने रिटर्न a माइनस बी, एक हमने लिख दिया रिटर्न 0। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका सीधा सा मतलब ये है ना कि जब आप ऐसे आप समझिएगा, हमने लिखा ऐसे, हमने लिखा ऐसे, और इसमें हुआ क्या कि जब भी आपके पास 2 फंक्शन है, सबसे पहले आपके पास 2 फंक्शन है, आपके पास एक फंक्शन है मेन फंक्शन और एक फंक्शन है, ये कोड देखिएगा आप और मुझे बताइएगा, एक फंक्शन है आपके पास मेन फंक्शन और दूसरा फंक्शन है आपके पास ऐड नम। अब आपको 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। एक फंक्शन है मेन फंक्शन, दूसरा है ऐड नम। पहले कौन सा रन होगा? पहले मेन फंक्शन रन होगा कि ऐड नम का कोड रन होगा? ये 3 बार हटा देते हैं, 4, इसको 1 बार रखते हैं। पहले कौन सा कोड रन होगा? मेन फंक्शन की ऐड नम? मेन फंक्शन पहले रन होगा, ये सबको पता है। तो हम मेन फंक्शन का कोड ये कॉपी करते हैं और हम यहाँ पे रखते हैं जो हमने पेंट बनाया हुआ उसमें। अब आप 1 मिनट में समझ जाएंगे। ये हमने लिखा और दूसरा हमने फिर से लिखा, यहाँ पे हमने फिर से लिखा। अब दूसरा हमारा जो कोड रन होगा वो है हमारा क्या, वो है हमारा दूसरा वाला फंक्शन जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला फंक्शन ऐड नम, ये वाला फंक्शन। तो होगा क्या, कैसे ये एग्जीक्यूट होगा वो आप समझिएगा। हमने दूसरे फंक्शन का कोड यहाँ पे लिख दिया। अब होगा क्या, ये 2 फंक्शन है, पहले ये कंपाइलर आएगा और इस मेन फंक्शन को रन कराएगा। कंपाइलर आएगा, इस मेन फंक्शन को क्या करेगा, रन कराएगा। 1 मिनट यहाँ शायद मेरा पेन होगा, 1 मिनट आप रुकिएगा। ओके, तो एक्चुअली मेरा लाइट पेन है लेकिन मिल नहीं रहा है। चलो देखो, अब जैसे मान लो कि जैसे ही आप ये मेन फंक्शन को रन कराओगे तो सबसे पहले क्या होगा, आपका मेन फंक्शन रन होगा। मान लो आपकी सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यूडीएफ एक क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसका नाम है यू। अब आप यू का यूज करके किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हो, यू डॉट लगा के, ठीक है। जैसे मेथड की कॉलिंग होती है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा आप, जैसे मेथड की कॉलिंग होती है, ये कॉलिंग है, ये जो है, ये जो आपने मेथड का नाम लिख के और सेमीकोलन लगाया है, इसको हम कहते हैं कॉलिंग ऑफ द मेथड। इसे हम कहते हैं कॉलिंग ऑफ मेथड। ये है कॉलिंग, ये है कॉलिंग। तो जैसे ही मेथड की कॉलिंग होती है तो मेथड की तुरंत कॉलिंग के बाद, अब नेक्स्ट अगर कोई लाइन लिखा गया होता तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता, तुरंत क्या होगा, यहाँ से जो हमारा कंपाइलर है वो तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। कॉलिंग का मतलब है कि भाई साहब अब आपको ये कोड नहीं रन करना है, आपको सीधे चले जाना है कहाँ, इस फंक्शन के कोड के पास। मतलब जहां पे इसकी कॉलिंग होगी वहीं पे वो फंक्शन का डिफिनीशन, फंक्शन का ब्लॉक रन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब फंक्शन का ब्लॉक स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, ये है आपका फर्स्ट स्टेप। ये है, होगा क्या, 2 वेरिएबल्स बन गए, ठीक है, 2 वेरिएबल बन गए। स्क्रीन पे a प्लस बी प्रिंट हो गया, मतलब a प्लस बी का मतलब 70 प्रिंट हो गया, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही फंक्शन को मिलता है रिटर्न कीवर्ड, जैसे ही फंक्शन को मिलता है रिटर्न, रिटर्न का मतलब क्या है कि फंक्शन की कहीं से कॉलिंग हुई थी, अब बस करिए आप,
अब आगे इस कोड के ब्लॉक को रन नहीं कराना, अब रिटर्न जाइए, जहां से कॉलिंग हुई थी वहां पे आपको वापस जाना है। यहां से आपका जैसे ही रिटर्न ब्लॉक मिलेगा, ये कोड आपका वापस आ जाएगा कहाँ, जहां से कॉल किया गया था वहां, मतलब ये है स्टेप नंबर 2। लेकिन जब रिटर्न होगा ना तो अपने साथ एक वैल्यू ले आएगा। कौन सी वैल्यू ले आएगा, a माइनस बी। a माइनस बी क्या हो जाएगा, -30। अपने साथ एक वैल्यू भी ले आ रहा है, साथ ही साथ क्या, 30। वॉइड अगर हम लिखते हैं तो उस केस में क्या होता है कि वॉइड जब लिखते हैं तो रिटर्न कीवर्ड तो होता नहीं है, तो फंक्शन पूरा कर्ली ब्रेसेस तक एग्जीक्यूट होता है, और एग्जीक्यूट होने के बाद बिना कोई वैल्यू वापस लिए, बिना कोई वैल्यू लिए वापस हो जाता है। ये बात समझ आई सबको, ये बात समझ आई या नहीं आई कि रिटर्न का क्या मतलब है। रिटर्न का मतलब है आप वापस जाइए वहां से जहां से आपको कॉल किया गया था, ठीक है, तो ये रिटर्न हो जाएगा। लेकिन जब रिटर्न होगा ना तो अपने साथ रिटर्न के बाद जो वैल्यू आप लिखे रहोगे वो वैल्यू अपने साथ लेके आएगा, ठीक है। तो ये सबको समझ आया। तो रिटर्न हम लिखेंगे तो क्या होगा, जहां जहां जब आप फंक्शन की कॉलिंग करोगे उतनी बार पहले फंक्शन का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद वो फंक्शन लेके आए, वैल्यू ले जाने के बाद क्या होगा, हाँ वैल्यू ले जाने के बाद क्या होगा बताते हैं। तो अब जब वैल्यू साथ में ले आया है, ये फंक्शन की जो पूरी कॉलिंग हुई थी, ये जब रिटर्न हुआ है तो साथ में एक वैल्यू ले आया है, साथ में एक वैल्यू ले आया है। तो साथ में वैल्यू अगर ले आया है तो आप उसको, उस वैल्यू को, मैम प्रिंटलन में क्या यूज है प्लीज बता दी, प्रिंटलन में एलएन का क्या यूज, अलग ही बात पूछने लगते हो। एलएन का मतलब है न्यू लाइन, जब भी एलएन लिख दोगे प्रिंट एलएन तो वो लाइन प्रिंट करने के बाद अब नेक्स्ट जो प्रिंट होगा वो न्यू लाइन से प्रिंट होगा, ये एलएन है। तो अब हमने लिखा यू डॉट एड नंबर, तो ये अपने साथ एक वैल्यू ले आएगा। इस वैल्यू को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, कहाँ पे, जहाँ वैल्यू वापस कहाँ ले आ रहा है, जहां से कॉल किया गया था वहां, तो आप इस वैल्यू को दो तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे पहला है कि अगर मैं लिख दूं इस पूरे फंक्शन को अगर हम डायरेक्ट प्रिंट करा दें, हम लिख दें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इस फंक्शन को पूरा कॉल कर दें प्रिंटलन के अंदर, तो कोई मुझे बताएगा कि क्या प्रिंट होगा, कोई मुझे बताएगा कि फंक्शन की कॉलिंग हमने प्रिंटलन के अंदर किया है तो क्या प्रिंट होगा, तो वही वैल्यू प्रिंट होगी जो फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद रिटर्न कर रहा होगा, तो वही वैल्यू प्रिंट होगी जो फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद रिटर्न कर रहा होगा। बात समझ आई, जो फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद रिटर्न कर रहा होगा। आप इसको एग्जीक्यूट करा के देख लीजिए, हमने लिख दिया जावाc udf डॉट जावा, ये आपको आप कहीं पे भी पढ़ोगे ना, आपको ये इतना क्लियर आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फंक्शन का कि आपको अगर जब तक मल्टीपल टाइप से फंक्शन क्रिएट करने नहीं आएगा, आप बिलीव करें कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में खुद से कोडिंग नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमने लिखा जावा और यहाँ पे हमने लिखा UDF, और अभी आप देखो 70 भी प्रिंट हो रहा है और -30 भी प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर आप, दूसरी चीज है कि ये अपने साथ एक वैल्यू ले आ रहा है, ये अपने साथ एग्जीक्यूट होने के बाद एक वैल्यू ले आ रहा है, किस टाइप की वैल्यू, इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो आप इसे, पहला तो है कि आप इसे डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट में लिख दोगे तब भी प्रिंट हो जाएगा। मुझे एक बात बताना, अब आपको रिप्लाई करना है, अगर मैं यहाँ इंट की जगह वॉइड लिखी होती तो क्या इस फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड लिखना सही है? अगर मैं इस फंक्शन में इंट के जगह वॉइड लिखी होती तो क्या रिटर्न कीवर्ड लिखना सही है? पहले तो ये सही नहीं है। और अगर मैं रिटर्न हटा दूं तो क्या इसे हम ऐसे कॉल करा सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर? बताओ, करा सकते हैं? नहीं करा सकते। आप कह रहे हो नहीं करा सकते, तो बताओ क्यों नहीं करा सकते? सकलेन, विकास चौधरी, बताया आपने कि हम नहीं करा सकते, तो क्यों नहीं करा सकते? क्यों नहीं करा सकते? रिप्लाई करो, वेट कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि जब कुछ रिटर्न ही नहीं होगा तो ये प्रिंट किसको करेगा? जब वापस कोई वैल्यू ही नहीं आएगी तो आप प्रिंट किसे करा रहे हो? देखो,
हम प्रिंट करा सकते हैं उसे जो वैल्यू आएगी। जब वापस कोई वाइड, अगर आप यहाँ पे वाइड लिखोगे तो जब कोई वापस वैल्यू ही नहीं आएगी तो आप इसे println system.out.println में आप इसको नहीं लिख सकते, फिर ये गलत हो जाएगा। तो आप इस तरीके से लिख के देख लो, जब फंक्शन वाइड टाइप का है तो आप इस तरीके से लिख के देख लो। हमने फिर से एक बार इसको रन कराया, हमने रन कराया, ऐसे लिखा और फिर हमने ये वाइड टाइप नॉट अलाउड हियर। अगर फंक्शन वाइड टाइप का है तो इसे system.out.println में नहीं लिख सकते, ये कोई तरीका नहीं है। तो ये होता है वाइड और नॉन वाइड का मतलब। दूसरा, आप पहले तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू को जो रिटर्न हो रही है उसे प्रिंट करा सकते हो, और दूसरा आप जिस टाइप की वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है उस टाइप के वेरिएबल में होल्ड करा सकते हो। इंटीजर टाइप की वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न करेगा, हम जानते हैं, तो हम लिख देंगे इंटीजर कोई भी वेरिएबल आर, और फिर हमने इसकी कॉलिंग कर दी। उससे क्या होगा, जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा अब वो किस में आ गया, आर में। आप आगे आर को यूज करिए, या डायरेक्ट अगर प्रिंट कराना है तो प्रिंट भी करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने लिख दिया system.out.println आर, अब भी सही है। आर का मतलब यही तो है, तो चाहे आर लिखो चाहे डायरेक्ट ये लिखो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो हमने लिख दिया आर और फिर हमने रन कराया, फिर वो वैल्यू प्रिंट जो है प्रिंट करेगा जो वो वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। जैसे कि कुछ गलत है, वाइड है, इंट रिटर्न करेगा तब के लिए सही है। तो हमने रन कराया और लिख दिया ये देखो, अब इंट है तो वैल्यू रिटर्न करना चाहिए, लिख दिया हमने रिटर्न ए या रिटर्न ए प्लस बी। तो अब बताओ ए प्लस बी वैल्यू कितनी बार रिटर्न करेगा, ए प्लस बी वैल्यू, ए प्लस बी जो है वो कितनी बार प्रिंट होगा, इस पूरे प्रोग्राम में कितनी बार प्रिंटिंग होगी। 2 बार वैल्यू प्रिंट होगा, 1 बार प्रिंट होगा, कितनी बार प्रिंट होगा, कि 1 भी बार प्रिंट नहीं होगा। सभी लोगों को ये बात बतानी है, 2 बार प्रिंट होगा, 1 बार प्रिंट होगा, 0 बार प्रिंट होगा। प्रिंट कितनी बार होगा, अच्छा कि वेरी गुड, कितनी बार प्रिंट होगा, 2 बार प्रिंट होगा। कैसे, फंक्शन को कॉल करोगे, फंक्शन को कॉल करोगे तो कॉल होते ही पहले यहाँ पे 1 बार प्रिंट हो गया, और जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो फिर यहाँ प्रिंट हो गई, 2 बार हुआ ना प्रिंटिंग टोटल। तो इस तरीके से ये फंक्शन 2 बार वैल्यू प्रिंट करेगा। तो हमने रन कराया और ये रहा हमारा 2 बार 70 प्रिंट। तो ये होता है फंक्शन का रिटर्न टाइप। जब आपको फंक्शन का रिजल्ट, फंक्शन का आउटपुट वापस भेजना है जहाँ से कॉल किया गया वहाँ, तो फंक्शन को रिटर्न टाइप का बनाओ। अगर आप इसमें 2 बार रिटर्न कीवर्ड लिख दोगे रिटर्न 0 या रिटर्न ए या रिटर्न कोई भी इंटीजर वैल्यू लिख दो और फिर आप इसको रन कराओ। हमने रन कराया और रिटर्न ए, इसको अनरीचेबल बता रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया, रिटर्न लिखते ही कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक मेथड में आप कितनी वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं, तो हम कहेंगे एक फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। जैसे ही रिटर्न लिखोगे तुरंत अपना कोड अब आगे नहीं रन करेगा, स्टॉप कर देगा और वापस चला जाएगा वहां जहां से कॉल किया गया था। तो इस तरीके से ये फंक्शंस रिटर्न टाइप के और नॉन रिटर्न टाइप के बनाए जाते हैं। क्या ये क्लियर है आपको, क्या ये क्लियर है आपको? अब मैं इसको कॉपी करती हूँ और रख देती हूँ यहाँ। ठीक, एक है एक तो हमने देख लिया, एक हमने देखा टाइप जिसमें हमने कहा रिटर्न टाइप क्या होता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पैरामीटर क्या होता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ पैरामीटर फंक्शन में जो पैरामीटर पास किया जाता है वो क्या होता है। फंक्शन में जो पैरामीटर पास किया जाता है वो क्या होता है। तो देखो, फंक्शन में जो पैरामीटर पास किया जाता है वो क्या होता है। पैरामीटर ऑफ फंक्शन, parameter of function is normally some local variables of function declared in parentheses after function name। ठीक है, पैरामीटर्स किस लिए यूज किया जाते हैं। पैरामीटर्स आर यूज्ड टू रिसीव
receive parameters is used when a function need to receive value from the caller. ठीक है, ये एक डेफिनेशन है पैरामीटर। एक हमने बताया आपको रिटर्न टाइप, दूसरा रिटर्न टाइप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। रिटर्न टाइप में इंट दोगे तो क्या होगा, वाइड दोगे तो क्या होगा। एक है पैरामीटर। पैरामीटर्स क्या है, अगर मैं लिखूं कि वाइड, एक बात समझना, हमने लिखा वाइड और ऐड नंबर ऐसे, ठीक है, और यहां पे लिख दिया इंट ए। मुझे बताना ये फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है, रिटर्न टाइप की नॉन रिटर्न टाइप। ये फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है, रिटर्न टाइप की नॉन रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप सबको बताना है, जितने लोग क्लास कर रहे हैं सबको बताना है। रिटर्न टाइप की नॉन रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप की नॉन रिटर्न टाइप, एवरीवन। हाँ, सबने बताया नॉन रिटर्न। रिटर्न टाइप बता रहे हो तुम, कृष्णा यादव, कहाँ से आए हो तुम। ये है नॉन रिटर्न टाइप, ठीक है, नॉन रिटर्न टाइप, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अच्छा, इंटीजर ए क्या है, इंटीजर ए क्या है, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। अच्छा, नो ऊपर लिखा था और रिटर्न टाइप नीचे लिखा था, अच्छा ठीक, वेरी गुड। बताओ इंटीजर ए क्या है, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल को हम बनाते क्यों हैं, वैल्यू स्टोर करने के। अगर तो इसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल, इसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। अगर आपने ऐसे लिखा वाइड, वाइड ऐड नम और फिर आपने वही इंट ए यहां ना बना के यहां पैरेंथेसिस में बना दिया। नॉर्मली सम लोकल वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन पैरेंथेसिस आफ्टर द फंक्शन नेम, आफ्टर द फंक्शन नेम दिस इज द पैरेंथेसिस, यहां पे आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये भी एक लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल एज पैरामीटर। इसको, ये भी एक लोकल वेरिएबल है, लेकिन ये क्या है, एक पैरामीटर की तरह यूज किया गया है। बात समझ आई, बात समझ आई। अगर लोकल वेरिएबल की बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इंट ए कॉमा बी, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिख सकते इंट ए कॉमा बी। यहाँ पे दो वेरिएबल बनाना है तो लिखना पड़ेगा इंट ए कॉमा इंट बी। बात समझ आई। इसको हम कहते हैं पैरामीटर, पैरामीटर, इसको हम कहते हैं पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर हम बनाते क्यों हैं, क्यों हम अगर हम आप कह रहे हो कि इंट ए यहाँ पे लिखने का मतलब, यहाँ पे इंट ए लिखो चाहे यहाँ पे इंट ए लिखो, बात बराबर है, बात बराबर है। तो फिर यहाँ पे लिखने का क्या मतलब, यहाँ पे लिखने का मतलब है पैरामीटर्स आर यूज्ड, क्यों यूज किए जाते हैं, when a function need to receive value from the caller। कॉलर का मतलब जहां से कॉल किया जाएगा। अगर ये फंक्शन चाहता है कि जो मुझे कॉल करे वो मुझे एक इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करे, वो मुझे एक इंटीजर टाइप की वैल्यू दे, तो उस टाइम पे इस फंक्शन में एक पैरामीटर इंटीजर टाइप का बनाएंगे। तो जब आप इस फंक्शन को कहीं भी कॉल करोगे तो अब क्या ऐसे लिखना सही है, कहीं पे भी जब फंक्शन को कॉल करोगे ऐड नम, तो अब ये ऐड नम ऐसे कॉल नहीं हो पाएगा। इस ऐड नम को कॉल करते वक्त क्या देना पड़ेगा, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू देनी पड़ेगी, कोई भी वैल्यू। हमने दे दिया 40, ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। हमने दे दिया 0, ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। हमने दे दिया 20, ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। इसका मतलब है लोकल वेरिएबल जिसकी वैल्यू इस फंक्शन को पास करनी ही पड़ेगी। कौन पास करेगा, जहां से कॉल किया जाएगा वो पास करेगा। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। अगर आप एक फंक्शन ऐसे बनाओ वाइड ऐड नाम और दो पैरामीटर इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, तब क्या करना पड़ेगा, तब अगर कहीं से भी इस फंक्शन की कॉलिंग करोगे तो कैसे, ऐड नम, बताओ ऐसे कॉलिंग करना सही है, ऐसे कॉलिंग करना इस फंक्शन का सही है, गलत है, एरर आने लगेगी, एरर आने लगेगी, गलत है, ऐसे कॉलिंग करना सही नहीं है। दो वैल्यू देना पड़ेगा, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, 20,50, अब सही है, ठीक है। अगर लिख दोगे कहीं फंक्शन है वाइड ऐड नम और
ठीक है। तो अगर आप लिखोगे एड नम और यहाँ पे आपने दे दिया फ्लोट ए कॉमा इंट बी, या मान लो आपने दे दिया, ठीक है, फ्लोट ए कॉमा इंट बी, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब अगर कहीं से भी इस फंक्शन को कॉल करोगे तो दो वैल्यू पास करनी पड़ेगी। पहली किस टाइप की होनी चाहिए, फ्लोट टाइप की, दूसरी किस टाइप की होनी चाहिए, इंट टाइप की, मतलब 20.5f ये सही है, कॉमा 70 ये सही है। बात समझ आई। अब एक फंक्शन आपको बना के दिखाते हैं। न्यू आते हैं, हमने लिखा क्लास UDF2, सेव करते हैं UDF2.java और लिखते हैं प्रोग्राम। हमने लिखा सपोज, एक मिनट, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और यहाँ पे हमने लिखा, चलो अभी इसको छोड़ दो, यहाँ पे हमने लिखा इंट एड नम, या चलो इंट की जगह भी वाइड लिख के दिखा देते हैं, नहीं तो ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और यहाँ पे दो वेरिएबल्स बना दी, इंट ए कॉमा इंट बी। अब बताओ क्या दो वैल्यूज को जोड़ना है तो फिर से हमें दो वेरिएबल बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, आपको फिर से दो वेरिएबल नहीं बनाने हैं, आप यहाँ वेरिएबल बना चुके, आप यहाँ पे वेरिएबल बना चुके, ऊपर बना चुके। अब आपको इसकी वैल्यू पे भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू बाद में पास किया जाएगा, जो कॉलर होगा वो वैल्यू पास करेगा। आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए। आप लिखिए system.out.println और डायरेक्ट जोड़ दीजिए a+b। बताओ क्या अभी इस प्रोग्राम को देख के तुम समझ सकते हो कि इसका क्या आउटपुट आएगा? अभी इस प्रोग्राम को देख के क्या आप समझ सकते हो कि ये, मैम व्हाट विल हैपन इफ यू मेक अ मेथड एंड नॉट कॉल इन आवर प्रोग्राम? कुछ नहीं होगा। अगर आप एक मेथड बनाते हो और उसे प्रोग्राम में कॉल नहीं करते हो तो कुछ नहीं होगा, वो ऐसे पड़ा रहेगा, उसका कोड वैसे ही है, आपने कॉल नहीं किया, रन नहीं होगा, आउटपुट नहीं दिखेगा, बस ऐसे पड़ा रहेगा। तो ये एरर नहीं है इसमें, ये प्रोग्राम सही है। क्या अभी कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको कब पता चलेगा? जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे। अब बताते हैं फिर से वही बात, फंक्शन को जब आप कॉल करोगे, फंक्शन को जब आप कॉल करोगे तो उस टाइम पे आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक फंक्शन के अंदर नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट बनाओ, u = new UDF2, ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब कॉल कर सकते हैं u.add_num। अब देखो u.add_num आपने कॉल किया है ना, कॉलिंग ऑफ फंक्शन u.add_num आपने कॉल किया, लेकिन अभी एरर आएगी। आप इसको रन कराओगे तो एरर आएगी। क्यों एरर आएगी? क्यों एरर आएगी? कौन कौन बताएगा? बताओ क्यों एरर आएगी? हमने ऐसे कॉलिंग किया है, इस प्रोग्राम को देखो और बताओ क्यों एरर आएगी? क्यों एरर आएगी? हाँ, क्योंकि ये जो फंक्शन आप कॉल कर रहे हैं ये पैरामीटराइज्ड टाइप का फंक्शन है। तो अगर फंक्शन पैरामीटराइज्ड टाइप का है तो आप उसे बिना पैरामीटर दिए, आप बिना वैल्यू दिए कॉल नहीं कर सकते। रन कराया हमने, कंपाइल कराया हमने, और एरर कह रहा है कि मेथड एड नम इन क्लास UDF2 कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन, रुको, ये इधर पढ़ लो। कह रहा एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स लिस्ट डिफर इन लेंथ। एक्चुअल पैरामीटर्स हम कहते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स हम कहते हैं जो यहाँ पे जिसको हम कॉल करते हैं, जो ये वैल्यू, इनको हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, इनका नाम है। जो यहाँ पे हम लिखते हैं इनको हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स ये, और जो वैल्यू पास करते हैं उसे हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर। तो ये दोनों वैल्यू बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अब देखो अभी एरर आ रही थी, हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी की वैल्यू देनी पड़ेगी। कब? जब कॉल करोगे तब हमने दो वैल्यू दिया 20,70। अब सही है, हम सिर्फ एक वैल्यू दे 20, अभी सही है, एरर आएगी फिर से। हमने दो वैल्यू दिया 20,50, अब सही है, हाँ अब बिल्कुल सही है। 20,50.0 f, ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। 20,50, अब ये सही है।
तो हमने इसको रन कराया, देखो रन कराया और लिखा जावा सी UDF2 डॉट जावा, रन करा दिया, फिर से लिखा जावा UDF2, देखो ये वैल्यू आने लगी। ठीक है, दोबारा कॉल किया और दूसरी वैल्यू दिया, हमने लिखा u डॉट एड नम और वैल्यू दे दिया 70,30, तब भी सही है। तो एक बार वैल्यू आएगी 70, एक बार वैल्यू आएगी 100। ठीक है, तो एक ही फंक्शन अलग अलग वैल्यू अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से अलग अलग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, तो इसी को हम कहते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन, इसी को हम कहते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ठीक है, सबको समझ आया? तो ये फंक्शन आपका किस टाइप का है, ये जो फंक्शन है वो किस टाइप का है, ये जो फंक्शन है ये क्या कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये चारों कैटेगरी देख के बताओ। ये वाला फंक्शन देख लिया आपने, ये फंक्शन आपने देख लिया, अब इन चारों कैटेगरी को देखो और बताओ ये किस कैटेगरी में आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बताओ किस कैटेगरी में आएगा, ये किस कैटेगरी में आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा किस कैटेगरी में आएगा? अरे सब लोग गलत बता रहे हो भाई, किस कैटेगरी में आएगा? हाँ, आदित्य ने सही बताया और राजन ने सही बताया, किस कैटेगरी में आएगा? सर्वज्योति ने सही बताया, तनु ने सही बताया, ये तीसरी कैटेगरी में आएगा। वॉइड का मतलब है नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर, ये देखो पैरामीटर, ये फंक्शन बताओ किस कैटेगरी में आएगा? इंट एड नम इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, ये बताओ किस कैटेगरी में आएगा? बताओ किस कैटेगरी में आएगा सभी लोग, 1 2 3 4, किस में आएगा? फोर्थ में आएगा, वेरी गुड। ये किस कैटेगरी में आएगा? इस कैटेगरी में आएगा। ये बताना किस कैटेगरी में आएगा, ये बताना void add num, ये बताओ किस कैटेगरी में आएगा? वेरी गुड, पहली कैटेगरी में आएगा। ठीक है, नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर, नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर। ओके, तो इस तरीके से हम मल्टीपल फंक्शंस बनाते हैं और उनको इतने तरीके से हम यूज करते हैं। बात समझ आ गई सबको? तो ये पैरामीटर और रिटर्न टाइप का मतलब है। अब जैसे कि अगर आप देखो कि ये तो हो गया आपका फंक्शन। अब मैं बताना चाहूँ, अगर आपको आपका सिलेबस मैं एक बार दिखाऊं और उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल के लिस्ट हैं। हम लोग करते हैं ना कि जब प्रैक्टिकल लिखने की बारी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई प्रोग्राम सर लिख के देते हैं, उसको छापते हैं और सभी लोग वैसे ही छापते 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 सबकी फाइल बन जाती है और फिर वही फाइल हम ले जाके सबमिट कर देते हैं। प्रैक्टिकल देखो, जावा का प्रैक्टिकल क्या क्या लिखा गया है, ये देखो। ये बताओ किस टाइप का फंक्शन है, ये बताओ किस टाइप का फंक्शन है। ये सेव किस टाइप का फंक्शन है? अभी मतलब रिटर्न टाइप आप सबका वॉइड मान लो, तो ये सेव किस रुक जाओ, क्लास वेरिएबल नन, एक मिनट, सेव किस टाइप का फंक्शन है? तो ये नो पैरामीटर टाइप का फंक्शन है। वहीं पे अगर आप ये सब फंक्शंस देखोगे तो किस टाइप के फंक्शंस हैं? पैरामीटराइज टाइप के फंक्शंस हैं। ये सारे प्रोग्राम्स भी मैं आपको जब पढ़ाऊंगी ऐसा कुछ ना, ये इनहेरिटेंस का यूज करके बनाया गया है और जैसे ओवरलोडिंग भी इसमें हम आपको पढ़ाएंगे। तो बहुत सारे फंक्शंस ऐसे आपको मिलेंगे। अब स्टैक क्लास है, तो ये जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, वो मैं ये सारे प्रोग्राम्स आपको बना के दिखा भी दूंगी जिसको आप यूज कर सकते हो। तो इसे हम कहते हैं पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ठीक है, अब आप देखिए कि जो मैं बात कर रही थी टाइप्स ऑफ फंक्शंस, अब ये तो हो गए स्ट्रक्चर के आधार पे। बाकी अगर आप टाइप्स ऑफ मेथड की बात करो कि हम मेथड कितने तरीके से बना सकते हैं, तो हम कहेंगे कि 3 तरीके के कुल मेथड्स होते हैं। पहला होता है आपका स्टैटिक मेथड, दूसरा होता है नॉन स्टैटिक मेथड
नॉन स्टैटिक मेथड, और तीसरा होता है आपका अब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है वो सब आप लोग पढ़ोगे आगे चल के, ABSTRTRACT। ठीक, तो ये मेथड्स होते हैं। अब स्टैटिक मेथड क्या होता है, नॉर्मली जो स्टैटिक कीवर्ड के साथ बनाया गया हो, जैसे आप कोई फंक्शन बनाओ और उसके पहले स्टैटिक कीवर्ड लगा दो। हमने लिख दिया स्टैटिक void add नंबर। तो ये जो फंक्शन है नॉर्मल फंक्शन बस इतना सा है, स्टैटिक कीवर्ड लगाने से ये क्या बन गया, स्टैटिक बन गया। तो स्टैटिक कीवर्ड्स जो होते हैं, जो भी स्टैटिक टाइप के मेथड्स या वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं मैं बता दूं। तो स्टैटिक मेथड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू क्लास। It does not connected to object of class। that means to call a static method, you do not need to create object of class। directly you can access the method। तो अगर आपने एक मेथड को स्टैटिक बनाया है तो उसे कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी, आप उसे डायरेक्ट एक्सेस कर लोगे। और जो नॉन स्टैटिक मेथड्स हैं वो उनको कॉल करने के लिए अगर आप एक नॉन स्टैटिक मेथड को स्टैटिक में कॉल कर रहे हो तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, देखो ये नॉन स्टैटिक मेथड है, नॉर्मल मेथड है, इसे हम जो है और कई नाम से जानते हैं, रेगुलर मेथड के नाम से जानते हैं और कई तरीके से जानते हैं। तो ये नॉर्मल एक मेथड है, तो इसको अगर यहाँ पे कॉल करना है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है। लेकिन वही अगर यहाँ पे हम इसको स्टैटिक डिक्लेयर कर दें तो फिर बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी आप इसको डायरेक्टली कॉल कर पाओगे। बात समझ आई? जैसे देखो यहाँ पे अभी हमने इसको स्टैटिक बना दिया, फिर हमने इसको कंपाइल किया, फिर हमने इसको रन कराया, तो सही है ना। और यहीं पे अगर आप इसको स्टैटिक टाइप का नहीं बनाते और फिर अगर ऐसे डायरेक्ट कॉल करने की कोशिश करते तो गलत हो जाता, तब ऐसे कॉल नहीं हो सकता था। तब देखो कंपाइल किया, ये एरर आ गई, कह रहा नॉन स्टैटिक मेथड एड नम कैन नॉट बी रिफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेस्ट। मतलब स्टैटिक ब्लॉक के अंदर से नॉन स्टैटिक को कॉल डायरेक्टली नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट बना के कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का यूज करते हैं। और जो नॉन स्टैटिक मेथड्स हैं उनका भी अगर डिफिनीशन लिखवाएं तो नॉन स्टैटिक मेथड्स कैन बी डायरेक्टली एक्सेस within the non-static function of same class, but a non-static method cannot be, ये पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, cannot be directly accessed in static method। तो you have to create object of the class to access the method। ठीक है, तो ये है नॉर्मल सा फॉर्मल सा डिफिनीशन। और कोई भी आप मेथड अगर ऐसे लिखा आपने लिखा void add num और यहाँ पे आपने ऐसे बनाया तो हम इसी को कहेंगे कि ये एक नॉन स्टैटिक मेथड है, एक नॉर्मल मेथड है, ठीक है, रेगुलर मेथड है। तो इस तरीके। और अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, ये पूरा एक टॉपिक है इंटरफेस अब्स्ट्रैक्ट, वो पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको ये बता देंगे। समझ आया मेथड कितने तरीके से बनाते हैं आपको। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जैसे आप देख सकते हो मेथड। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी स्ट्रिंग बफर, ये टॉपिक छूटा हुआ है, और पैकेज और क्लास ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, ये क्या होते हैं। क्लास ऑब्जेक्ट तो वैसे आप जानते हो, डिफिनीशन मुझे लिखवाना है वो मैं लिखवा दूंगी, ठीक है। तो ये एक टॉपिक स्ट्रिंग बफर, पैकेजेस और क्लास ऑब्जेक्ट, ये बताना है।
फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट करेंगे। ये आपका 14th को खत्म हो जाएगा। आज जैसे कि 5th था तो मैंने आपको मेथड्स पढ़ाया। तो ये मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये मैं आप लोगों को भेज दूंगी। आपको क्या टास्क चाहिए, टास्क करना चाहोगे आप लोग कुछ मेथड पे? मेथड पे आप लोग कुछ टास्क करना चाहोगे? तो अच्छा, टास्क करना चाहोगे तो आप ये टास्क करिएगा, जैसे कि सब आपको मेथड्स बनाने हैं, उन्हें कॉल करके और चेक करना है। जैसे कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल बाय यूजिंग, रुक जाओ एक मिनट, अभी बड़ा कर रही हूँ स्क्रीन, बाय यूजिंग यूडीएफ। ठीक है, एक यूडीएफ बनाना है ऐसा, ये पहला टास्क है आपका। एक यूडीएफ बनाना है ऐसा, जो कि यूडीएफ होगा आपका इंट, नहीं रुको, फ्लोट, फ्लोट एरिया ऑफ सर्कल, ये बनाइएगा। ठीक, इसी में एक मेथड ऐसे बनाइएगा, फ्लोट एरिया ऑफ सर्कल इंटीजर रेडियस, ऐसे बनाइएगा। और दूसरा आपका टास्क है कि इसको आप अलग अलग बनाइएगा, अलग अलग क्लास में, सबको डिफरेंट क्लास में बनाइए। ये चलो दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, सबको अलग अलग क्लास में बनाइएगा। ओवरलोडिंग भी बता दीजिए, बताएंगे ओवरलोडिंग। और नेक्स्ट आप जो है तीसरा बनाइएगा फंक्शन ऐसे, इंटीजर, इंटीजर एड नम, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी कॉमा इंटीजर सी, ये एक फंक्शन बनाइएगा आप। ठीक है, और नेक्स्ट चौथा फंक्शन ऐसे बनाइएगा, अलग अलग क्लास में बना के उसको कॉल कर करके चेक करना है। नेक्स्ट बनाना है ऐसे, void subtract number इंटीजर ए कॉमा इंटीजर, ये चार फंक्शन बनाने हैं और चारों को कॉल करके चेक करना है और आंसर सेंड करना है। और चेक करिए क्या इस फंक्शन को कॉल करने से एरिया ऑफ सर्कल निकल रहा है, क्या इसको कॉल करने से एरिया ऑफ सर्कल निकल रहा है, क्या इसको कॉल करने से 3 नंबर ऐड होके आ रहे हैं, क्या इसको कॉल करने से a माइनस बी हो रहा है। तो ये आपको करना है। ठीक है, ये अलग अलग क्लास में ऐसे मेथड्स बनाने हैं और इन्हें मेन फंक्शन में कॉल करके चेक करना है। ठीक, जिससे हो पाएगा वो करेगा, बाकी जिससे नहीं हो पाएगा हम बता देंगे। चलो ठीक है, तो इन सबको एक ही क्लास में कॉल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, इन सबको एक ही क्लास में भी कर सकते हो, लेकिन अलग अलग में करोगे तो अभी के लिए सही रहेगा, क्योंकि अभी इतना तुमने प्रैक्टिस नहीं किया है ना। तो अलग अलग क्लास में करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी, एक में भी कर सकते हो वैसे तो। ओके, हाँ टाइम टू सेव। चलो, सो ये नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगी, आप लोग देखिएगा। बाकी आज की क्लास के लिए थैंक यू, फिर से कल क्लास ज्वाइन करिएगा। क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, सबमिट भी करना है टास्क। हाँ ओके, सो थैंक्स फॉर द क्लास, बाय बाय। कल आप लोग क्लास ज्वाइन करिएगा। कल स्ट्रिंग बफर और पैकेज कैसे बनाते हैं, कॉल करते हैं, वो बताएंगे। वीडियो प्लीज, हाँ वीडियो मिल जाएगी आज रात तक आपको। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय। क्या बोल रहे हो फरहान, आपने हमारा क्वेश्चन मिस कर दिया। कौन सा क्वेश्चन, क्या पूछा था तुमने? क्या पूछा था, बताओ बताओ जल्दी बताओ। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसने नहीं लिया होगा।
स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं तो नॉन स्टैटिक मेथड क्यों बनाते हैं? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। इसलिए बनाते हैं क्योंकि नॉन स्टैटिक मेथड ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड होता है और स्टैटिक मेथड डायरेक्ट क्लास से कनेक्टेड होता है। तो अगर नॉन स्टैटिक मेथड बनाएंगे तो जितने अलग अलग मेथड्स बनाएंगे हम हर अलग मेथड के साथ उस मेथड को यूज कर हर एक अलग ऑब्जेक्ट के साथ, सॉरी, जैसे क्लास जो नॉन स्टैटिक मेथड होता है वो ऑब्जेक्ट से क्रिएट होता है, तो क्लास के जितने अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे वो मेथड हर ऑब्जेक्ट के साथ अलग अलग तरीके से काम करेगा। लेकिन जो नॉन स्टैटिक मेथड होगा वो क्लास से है, तो इसलिए वो बस एक ही तरीके से काम करेगा। जैसे कि अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो अगर तुमको सुनना है तो तुम रुके रहना। अगर रियल लाइफ में हम बात करें तो क्लास हम कहते हैं कलेक्शन को, जैसे जो भी चीज कलेक्शन दिखा रही है उसे हम कहते हैं क्लास। और ऑब्जेक्ट आप पढ़ोगे तो आपको सुनने को मिलेगा कि ऑल रियल लाइफ एंटिटीज जो भी हमें दिखने को मिलती हैं पूरे वर्ल्ड में वो सब ऑब्जेक्ट हैं। तो जैसे क्लास, हम आदमी हैं, हम एक क्लास से जुड़े हुए हैं, किससे? एक पर्सन जब भी हम कहेंगे कि पर्सन्स को हम कॉल कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि आदमी कैसा होता है, तो हम वैसे ही अज्यूम करते हैं। अब पर्सन के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैन्स अलग हैं, फीमेल्स अलग हैं, ऐसे ही चाइल्ड्स वो अलग हैं, तो ये हम उनके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे फ्रूट एक क्लास है, वो पूरे कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हम फ्रूट की बात करें तो उसके ऑब्जेक्ट्स बहुत अलग अलग हैं, जैसे कि ऑरेंज एक ऑब्जेक्ट है, एक मैंगो उसका ऑब्जेक्ट है, बनाना उसका ऑब्जेक्ट है, गुआवा उसका ऑब्जेक्ट है, तो ये सारे उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जितनी भी रियल लाइफ एंटिटीज हैं सब ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर हम बात करें स्टैटिक मेथड्स की, वो तो क्लास से जुड़ा होता है। जैसे कि हम बात करें अगर हम बात करें कि स्टैटिक मेथड्स हैं जिसमें कि क्लास से जुड़ा हुआ चीज़ है, जो कि सिर्फ क्लास के लिए होगा और उस पूरे क्लास के लिए सेम तरीके से काम करेगा। जैसे हम बात करें अगर पर्सन क्लास है तो उसमें हम कहेंगे कि आईज होती हैं, वो 2 आंखें होती हैं, सबके पास होती हैं, चाहे उस क्लास के कितने भी जो ऑब्जेक्ट्स होंगे सबके पास सेम होगा। लेकिन अगर हम बात करें हेयर्स की तो हेयर्स मैन के लिए अलग होता है, फीमेल्स के लिए अलग होता है, चाइल्ड्स के लिए अलग होता है। तो इस तरीके से हम जो हमारा नॉन स्टैटिक मेथड है वो हर ऑब्जेक्ट के हिसाब से काम करता है, अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। लेकिन जो स्टैटिक मेथड होगा वो डायरेक्ट क्लास से कनेक्टेड होगा, तो वो बस एक तरीके से ही काम करेगा। बात समझ आई? वो भी तुम कि चले गए हो? हाँ चलो ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। रिटर्न टाइप का एसेस लेना रे भाई, कहाँ है रिटर्न टाइप? ये है रिटर्न टाइप, ले लो एसेस, जल्दी ले लो। और जब रिटर्न करा रहे हो ना तो यहाँ पे प्रिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो जहाँ से कॉल किया जाएगा वहाँ प्रिंट होगा ही, यहाँ प्रिंट हो ही रहा है, तो यहाँ प्रिंट कराने की कोई ज़रूरत नहीं। करा भी सकते हो, नहीं भी करा सकते, ऐसे। चलो, थैंक यू गाइस, बाय।